हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस क्लेम। तो हम इंश्योरेंस क्लेम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इंश्योरेंस क्लेम जब हम पढ़ रहे हैं तो इंश्योरेंस क्लेम में हम ये समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। तो देखिए, इंश्योरेंस एक तरह का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट किसका है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एक क्या है, क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। जैसे कि अगर किसी चीज़ से लॉस हो जाता है तो उस लॉस को कवर करने के लिए उसको कंपनसेशन दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो देखिए, होता क्या है कि आजकल बिज़नेस में जो बिज़नेसमैन हैं वो अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इंश्योरेंस करवा लेते हैं। जैसे वो किसी भी तरह का, जैसे स्टॉक का हो गया, किसी असेट्स के लिए एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस है, तो वो सारे इंश्योरेंस वो करवा लेते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है कि उनकी रिस्क थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस एक तरह का क्या होता है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इंश्योरेंस के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरे होते हैं जनरल इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो लाइफ का इंश्योरेंस होता है, जिसे हम जीवन बीमा भी कहते हैं, ठीक है। और जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसमें कई तरह के बीमे आते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारे इंश्योरेंस आते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। तो इसमें अभी हम जो बेसिकली ये जो इंश्योरेंस क्लेम है उसके अंदर हम यही कैलकुलेट करना सीखेंगे कि क्लेम कैसे कैलकुलेट करता है, मतलब क्लेम का डिटर्मिनेशन हमें कैसे करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, इसमें क्या होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम हमें करना ये होगा कि अगर कोई लॉस हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके टाइम पे हमें इंश्योरेंस कंपनी के सामने कितने का क्लेम करना है, ठीक है, कितनी अमाउंट का क्लेम करना है, तो वो चीज़ अभी हमें इधर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, क्लेम का डिटर्मिनेशन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हानियों के लिए दावे की राशि की गणना, ठीक है। अब देखिए, इंश्योरेंस करवा रखा है और लॉस हो गया है, तो लॉस हो गया तो उसके बाद में वो उसको कवर करना चाहेगा, ठीक है। तो कवर करने के लिए उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने के लिए उसे कुछ ना कुछ अमाउंट भी प्रेजेंट करना होगा कि कितना लॉस हुआ है, मुझे कितना उसका क्लेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो हम इंश्योरेंस क्लेम निकालेंगे, किसी भी क्लेम को निकालेंगे, तो वो दो कंडीशंस हो सकती है। एक तो स्टॉक का जो लॉस है उसके कंडीशन में हमें क्या करना है, क्लेम कैलकुलेट करना है। और दूसरी जो कंडीशन होगी हमारे लिए वो होगी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, ठीक है। तो ये दो तरह के इंश्योरेंस हम, मतलब इसको ये कह सकते हैं कि बेसिकली हम दो तरह के इंश्योरेंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, जो स्टॉक का फायर इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे कि फायर इंश्योरेंस में अगर स्टॉक का लॉस हो जाता है तो क्लेम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम परिणामी हानि का बीमा भी कहते हैं, ठीक है। तो परिणामी हानि का जो बीमा होता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हानि या लाभ की हानि का बीमा, ठीक है, हिंदी में ये भी कह सकते हैं लाभ की हानि का बीमा। तो इसके बारे में भी हम इसी मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो स्टॉक का लॉस होता है उसके लिए हमें क्लेम कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे अभी देखते हैं। तो देखिए, ये जो स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा होता है तो उसके जो क्लेम की कैलकुलेशन होती है उसमें जो भी क्लेम रहेगा वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, कहाँ तक, एक्चुअल लॉस तक। मतलब कभी भी जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में जितना आपको लॉस हुआ है उससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्लेम उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं द क्लेम फॉर लॉस इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस, ठीक है। जितना आपको लॉस हुआ है, वास्तविक जितनी हानि हुई है उससे ज़्यादा क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकेगी, ठीक है। तो इतना ही इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी जितना आपको लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमें ये पता करना होगा कि हमें एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिना हम लॉस पता किए इंश्योरेंस का क्लेम नहीं कर सकते हैं। और जितना आपको एक्चुअल लॉस होगा उतना ही इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, क्लेम का पेमेंट करेगी, ठीक है। तो एक्चुअल लॉस की जो कैलकुलेशन है वो भी हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो देखिए, देयर आर थ्री स्टेप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। आपको अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, वो स्टेप क्या है।
तो देखिए क्लेम की कैलकुलेशन के लिए अगर हम स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको ये पता करना होगा कि जब आग लगी थी, जिस टाइम फायर लगी थी, उस समय आपके स्टॉक की वैल्यू क्या थी। ठीक है, उस समय आपके पास कितना स्टॉक पड़ा था। सबसे पहला आपको यही पता करना है। लॉस ऑफ स्टॉक में जब भी आप क्लेम की कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जब आग लगी थी तो उस समय आपके पास स्टॉक कितना पड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। ठीक है, तो देखिए इसमें दो कंडीशंस हो सकती है। कंडीशन नंबर जो फर्स्ट है वो ये रहेगी कि अगर आपने स्टॉक से रिलेटेड प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू रहेगा स्टॉक का वो जैसा आपके स्टॉक के रिकॉर्ड में दिखाया होगा वही लेना आपको पड़ेगा। ठीक है, जो आपका एक्चुअल वैल्यू होगा स्टॉक का वो हम इसमें लेंगे। तो देखिए एक्चुअल वैल्यू को क्या, जैसे कि आपने स्टॉक के पूरे रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे और आपको पता था कि इस दिन आग लगी है, तो उस दिन आपके पास कितना स्टॉक पड़ा था, वो तो जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा था वो ही आपको स्टॉक की वैल्यू लेनी होगी, मतलब एक्चुअल वैल्यू लेनी है आपकी स्टॉक की। ठीक है, और कंडीशन नंबर सेकंड क्या हो सकती है, कंडीशन नंबर सेकंड ये होगी कि आपने स्टॉक के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखे हैं। ठीक है, या फिर आपने रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रखे थे लेकिन वो क्या हो गए कि आग में क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये कंडीशन जो होगी, इस कंडीशन में या तो आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखे तो आपको पता नहीं है कि हमारे पास कितना स्टॉक था एट द डेट ऑफ फायर, और अगर आपने मेंटेन कर रखे हैं तो फिर आपके अगर रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो भी आपको पता नहीं होगा कि हमारे पास जिस दिन आग लगी थी उस दिन कितना स्टॉक पड़ा था। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। तो इस कंडीशन में आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही होता है। तो उसमें देखिए क्या करना है कि आपको ये बनाना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी स्टार्टिंग से लेकर के टू द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी थी तब तक का आपको ये पूरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या करना है, ये बिल्कुल पूरा आपके ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बनेगा। टू ओपनिंग स्टॉक करके आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है टू परचेज, जिसमें से जो परचेज रिटर्न है वो लेस की हुई होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वेजेस, फिर लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और अगर कोई दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी सेल्स गिवन होगी, तो सेल्स भी आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में। जब से आपकी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग हुई है, जब से आपका जो लेखांकन वित्तीय वर्ष है जिसको हम कह सकते हैं लेखांकन वर्ष, वो स्टार्ट हुआ है और जिस दिन आग लगी है तब तक का पूरा जो सेल्स होगा वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। इसी तरह सिमिलरली आपको परचेज भी दे रखा होगा। ठीक है, और उसमें से लेस कर देना है आपको रिटर्न, और फिर आपको यहाँ पे नेट सेल शो करना है। अब देखिए होगा क्या इसमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में यही ट्विस्ट है कि जब हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, और हम बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ ना कुछ क्लू दे रखा होगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप पहले ही पता कर लोगे। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के बाद में आप जो ये स्टॉक है, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन आग लगी थी उस दिन आपके पास कितना स्टॉक पड़ा था, ये आप कैसे निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में और नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है और हम ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट का क्लू दे रखा होगा और आपको ये जो एस्टिमेटेड स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर वो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। बस ये इसमें डिफरेंस है नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये हमने बना लिया और हमें क्या पता चल गया कि हमारे जिस दिन आग लगी थी उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक था, ये हमने यहाँ से पता किया है। ठीक है, और ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाना है आपको, जब आपके पास
स्टॉक के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो, या फिर आपने रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रखे हो लेकिन वो आग से क्या हो गए हो, जल गए हो, ठीक है, उसी कंडीशन में आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। और अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है और आपके वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुए हैं, तो फिर आप क्या करोगे, जो एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक की वो ही आप लोगे, ठीक है। अदरवाइज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम एस्टिमेटेड स्टॉक पता कर लेंगे। तो ये एस्टिमेटेड स्टॉक पता कर लिया हमने। अब आपको इसमें ना कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे ना, तो आपको कुछ ध्यान में रखना है। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, क्या ध्यान रखना है, इफ़ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन देन द प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट विल बी प्रिपेयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट की जो है रेट नहीं दे रखी है, यहाँ पे जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है वो हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो इसकी रेट अगर आपको नहीं दे रखी है तो आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको क्या पता करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट पता करना होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बना के आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट की क्या पता करनी है, रेट पता करनी है ऑन सेल्स, ठीक है। सेल्स के ऊपर इसकी रेट पता करनी है। फिर देखिए, फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि फिर हमें देखना है कि द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन सेल्स। और हमने ग्रॉस प्रॉफिट पता कर लिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट की हमें सेल्स के ऊपर क्या निकालनी होगी, परसेंटेज निकालनी होगी, और वही हमारी क्या होगी, जीपी रेट होगी, ठीक है। जीपी रेट हमेशा किस पे निकालनी है, ऑन सेल्स निकालनी है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट पता कर लिया आपने, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में आप लिखोगे नेट सेल्स, इंटू करोगे 100, तो आपको क्या पता चलेगा, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है मैटर। फिर देखिए हम बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 की, व्हेन द गिवन द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2 एंड मोर ईयर्स। जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा सालों का आपको जीपी रेट दे रखा हो, देन देयर एवरेज शुड बी टेकन। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो जीपी लिखना है उसके लिए क्या लेना है, एवरेज लेना है, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपको जीपी रेट नहीं दे रखा है तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बना के हमें जीपी पता करके जीपी की रेट निकालनी है ऑन सेल्स। और उसके बाद में अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा सालों के जीपी रेट दे रखे हो तो आपको क्या करना है, उनकी एवरेज रेट लेनी है, उनका एवरेज निकाल के फिर आपको यहाँ पे रेट लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ़ द स्टॉक इज़ वैल्यूड एट द लेस देन और मोर देन इट्स रियल वैल्यू। अगर स्टॉक का जो वैल्यूएशन है उसकी कॉस्ट प्राइस से कम या ज़्यादा पर कर रखा हो, कौन से स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कौन सा, जब हम ट्रेडिंग बनाएंगे या मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे तो उसके अंदर जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं, वो जो स्टॉक होते हैं उनका वैल्यूएशन अगर कॉस्ट से कम या कॉस्ट से ज़्यादा पर कर रखा है, ठीक है, लेस देन और मोर देन इट्स रियल वैल्यू, दे शुड बी शोन एट द एक्चुअल प्राइस। तो उन्हें हमें क्या करना है, उनके एक्चुअल प्राइस पे शो करना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको ये भी ध्यान रखनी होगी, ये भी क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि देयर इज़ अ ट्रेंड टू वैल्यूड स्टॉक एट द 90% ऑफ कॉस्ट वैल्यू, या ऐसा भी कुछ, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी मोर देन या लेस देन जो भी है कॉस्ट से, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपके स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे कर रखा है। अगर एग्जैक्ट प्राइस पे कर रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर वो कॉस्ट से कम है या कॉस्ट से ज़्यादा पे वैल्यूड कर रखा है तो आपको उसको ओरिजिनल वैल्यू के अंदर लिखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 की। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आपको लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालना है। अभी आपने क्या पता किया है कि जिस दिन आग लगी थी ना, उस दिन आपके पास कितना स्टॉक बचा था, ये अभी हमने क्या पता किया है, इसी चीज़ से, ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाया है ना हमने, उससे हमने ये पता किया है कि एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा था, वो बात हमने पता कर ली। अब हम ये पता करेंगे कि हमारे स्टॉक का कितना नुकसान हुआ है, मतलब लॉस कितना हुआ है स्टॉक का, ये बात अभी हम पता करेंगे। तो वो देखो कैसे पता करेंगे, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये हमने अभी पता किया है, ठीक है। अभी जो हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट उससे पता करके यहाँ पे लिख दिया हमने। उसमें से लेस करेंगे साल्वेज स्टॉक। साल्वेज स्टॉक का मतलब होता है कि जब आग लगी थी उसके बाद आग बुझ गई तो कुछ ना कुछ स्टॉक अगर सेफ बच गया हो तो उसकी जो भी वैल्यू होती है, बचा हुआ जो स्टॉक होता है ना, जो कि मतलब बच जाता है, जलने से बच जाता है, तो बचे हुए स्टॉक की जो भी वैल्यू रहेगी, बचाया हुआ माल, ठीक है, तो वो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे स्टॉक का कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक हम ऐसे पता करेंगे।
फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात करें तो स्टेप नंबर 3 में हम अब पता करेंगे कि हमें कितना क्लेम करना है, कितनी अमाउंट का क्लेम करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था कि हमारे जिस दिन आग लगी थी उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा था। स्टेप नंबर 2 ये था कि हमारे स्टॉक का लॉस कितना हुआ है। ठीक है, फिर हम स्टेप नंबर 3 में अब अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करेंगे कि अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम चाहिए। ठीक है, वो चीज़ अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वो कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 टर्म्स पता होने ज़रूरी है। अब पहला टर्म है इंश्योरेबल अमाउंट। ठीक है, इंश्योरेबल अमाउंट को हिंदी में अगर कहे तो क्या कहेंगे, बीमा योग्य राशि। ठीक है, बीमा योग्य राशि की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होगी, हमारे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी थी उस दिन आपके पास जो स्टॉक था वो आपके क्या है, इंश्योरेबल अमाउंट है। इंश्योरेबल अमाउंट को हिंदी में कहते हैं बीमा योग्य राशि। बीमा योग्य राशि का मतलब होगा कि आपको उतनी राशि का क्या करवाना चाहिए, बीमा करवाना चाहिए था। ठीक है, जितना आपके पास स्टॉक पड़ा था वही आपकी क्या होगी, बीमा योग्य राशि और इंश्योरेबल अमाउंट। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म रहेगा आपके इंश्योर्ड अमाउंट। ठीक है, इंश्योर्ड अमाउंट का मतलब क्या होगा, बीमित राशि। ठीक है, हिंदी में उसे हम कहेंगे बीमित राशि। जितने की आपने क्या करवाई है, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, उसको हम क्या कहेंगे, इंश्योर्ड अमाउंट कहेंगे। ठीक है, हिंदी में कहेंगे हम बीमित राशि, और इसको हम पॉलिसी वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, जो पॉलिसी वैल्यू रहेगी, जितने का आपने पॉलिसी करवाया है वो आपकी क्या कहलाएगी, इंश्योर्ड अमाउंट। और जितना आपके पास स्टॉक पड़ा है या जितना स्टॉक आपके पास पड़ा था जिस दिन आग लगी थी उस दिन, तो वो चीज़ आपकी कहलाएगी इंश्योरेबल अमाउंट। तो ये 2 टर्म्स आपको पता होंगे तो हम पता कर सकते हैं क्या, अमाउंट ऑफ क्लेम। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है कि इफ़ द इंश्योर्ड अमाउंट इज़ इक्वल और ग्रेटर दैन द इंश्योरेबल अमाउंट। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन ये होगी कि आपकी जो पॉलिसी की वैल्यू है, ठीक है, पॉलिसी की वैल्यू, ये जो इंश्योरेबल अमाउंट है, मतलब आपका जो स्टॉक बचा नहीं था, सॉरी, जो स्टॉक था आपका जिस दिन आग लगी थी, उससे क्या हो, उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपका जितना लॉस हुआ है स्टॉक का वो ही आपकी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी इंश्योर्ड अमाउंट की मतलब बात करें तो पॉलिसी अमाउंट, ठीक है, जितने की आपने पॉलिसी ली है, अगर वो आपके स्टॉक की वैल्यू से ज़्यादा या उसके बराबर होती है, तब तो आपको जितना लॉस हुआ है स्टॉक का वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है पता है, सेकंड कंडीशन है कि अगर इफ़ द इंश्योर्ड अमाउंट इज़ लेस देन द इंश्योरेबल अमाउंट। अब ये कंडीशन देखिए, इसमें क्या होता है कि आपकी जो पॉलिसी की वैल्यू है ना वो इंश्योरेबल अमाउंट से कम है, मतलब आपका जितना स्टॉक पड़ा था जिस दिन आग लगी उससे क्या है, कम है, देन द अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी ऑल्सो रिड्यूस प्रपोर्शनेटली। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो भी क्या कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी इन प्रपोर्शन टू इंश्योर्ड अमाउंट और इंश्योरेबल अमाउंट। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में ध्यान से अगर हम देखें तो हमारी जो पॉलिसी की अमाउंट है ना वो क्या होगी, आपके जितना स्टॉक पड़ा था ना उससे क्या रहेगी, कम रहेगी। तो अब ये कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आपको जो क्लेम मिलेगा वो इनके प्रोपोर्शन में दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है पता है, एवरेज क्लॉज कहा जाता है, औसत वाक्य, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, औसत वाक्य बोलते हैं। अब देखिए ये कंडीशन वापस एक बार ध्यान से समझिए, इसमें क्या कंडीशन रहती है कि आपके पास स्टॉक तो पड़ा था ज़्यादा वैल्यू का, ठीक है, लेकिन आपने पॉलिसी क्या कर रखी थी, कम वैल्यू की ले रखी थी। ठीक है, तो कम वैल्यू की ले रखी थी तो आपको क्या, जितना आपको लॉस हुआ है वो पूरा का पूरा जो मिल जाएगा क्या क्लेम, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि आपको क्लेम कैसे मिलेगा, इंश्योर्ड अमाउंट और इंश्योरेबल अमाउंट के प्रपोर्शन में। ठीक है, कि आपका जो इंश्योरेबल अमाउंट है और जो पॉलिसी का अमाउंट है उसका जो प्रपोर्शन बनेगा उस प्रपोर्शन में आपको क्लेम किया जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, एवरेज क्लॉज बोला जाता है। तो एवरेज क्लॉज से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे इंश्योर्ड अमाउंट इंश्योरेबल अमाउंट से कम हो तो ऐसी कंडीशन में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको जो क्लेम देती है वो प्रोपोर्शनेटली देती है। प्रोपोर्शन की बात करें तो आनुपातिक, ठीक है। हिंदी में अगर हम कहें तो जो क्षतिपूर्ति की राशि होती है वो भी आनुपातिक रूप से दी जाती है। कौन से किसके अनुपात में दी जाती है? इंश्योर्ड अमाउंट और इंश्योरेबल अमाउंट। तो इस कंडीशन में आपको जो अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना होता है उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करना होता है, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पे प्रोपोर्शन का यूज़ किया है। अब देखना ध्यान से, देखिए अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक। आपका जितना स्टॉक का लॉस अभी आपने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट किया था, लॉस ऑफ स्टॉक, वो लिखना है। इंटू करना है आपको क्या? पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, तो इससे आपको क्या निकलेगा? अमाउंट ऑफ क्लेम निकलेगा, ठीक है। तो ये इसमें 3 स्टेप है। इन 3 स्टेप से आप क्या कर सकते हो? ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हो लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम, ठीक है। अब इसको हम एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जिसको हम प्रैक्टिकली एक बार ट्राई करने की देखते हैं कि कैसे किया जाता है इसमें सब कुछ। तो देखिए ये क्वेश्चन है एक। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ फायर ऑकर्ड ऑन 50 अक्टूबर 2020, मतलब 15 अक्टूबर 2020 को आग लग गई, ठीक है। किसी भी बिजनेस में लगी होगी 15 अक्टूबर 2020 को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, और आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे एसर्टेन द लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रिपेयर द क्लेम फॉर इंश्योरेंस। तो उससे आपको क्या करना है? लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना है और आपको क्लेम की अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे। अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दी है आपको? स्टॉक एज ऑन द 1 जनवरी 2019, मतलब 1 जनवरी 2019 को आपके पास कितना स्टॉक था, ठीक है। फिर सेकेंड दे रखा है कि 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019 आपकी परचेज कितनी है? 1,22,000 है, ठीक है। सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019 1,80,000 है। और फिर स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है। 2019 का जो दिसंबर था उसमें आपका जो स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं हम इसको, ये है 27,000। फिर इसके बाद में परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 14 अक्टूबर 2020 1,47,000, ठीक है। सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 14 अक्टूबर 2020 इज इक्वल टू 1,50,000, ठीक है। अब ये देखो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी इसको हम ध्यान से देखते हैं। ये तो प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। अभी हमारी जो आग लगी है वो कौन सी डेट को लगी है? 15 अक्टूबर 2020 को लगी है, ठीक है। और इससे एक साल पहले 1 जनवरी 2019 और 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019, मतलब एक ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं जो कि 1 जन से स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये ओपनिंग स्टॉक है जो कि 1 जन 2019 को दे रखा है, और ये आपके परचेज दे रखी है जन टू दिसंबर, और ये आपकी सेल्स दे रखी है जन टू दिसंबर, और ये आपको क्या दे रखा है? स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर को, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस ईयर की। अब ये किस लिए दे रखी है? अभी आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसके बाद में देखो परचेज फ्रॉम 1 जन 2020 से जो आग लगी थी उससे एक दिन पहले, मतलब 14 अक्टूबर 2020 तक की इन्फॉर्मेशन। तो मतलब ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आग लगी थी उस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से आग लगने की डेट तक का जो भी परचेज है वो दे रखा है। फिर ये जो सेल्स है वो भी सिमिलरली आपके इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से जिस दिन आपकी आग लगी थी उससे उस दिन तक आपको क्या दे रखा है? सेल्स भी दे रखा है। फिर इसके बाद इन्होंने एक बात की है, देखो क्या बोल रहे हैं? द स्टॉक वॉज ऑलवेज वैल्यूड एट द 90% ऑफ कॉस्ट। और जो स्टॉक है ना उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? 90% ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के 90% पे किया जाता है। द स्टॉक सेव फ्रॉम द फायर वॉज वर्थ ₹18,000। और जो स्टॉक है जो आग से बचा लिया गया, मतलब जिसे हम साल्वेज स्टॉक भी कह सकते हैं, तो साल्वेज स्टॉक जो बचा हुआ माल है आग लगने के बाद में वो कितना है? 18,000 है। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी वॉज ₹63,000। और जो पॉलिसी की अमाउंट है वो कितनी है? 63,000 है, ठीक है। ये बात अब भी आपको ध्यान रखने की, हमने कितने की पॉलिसी ले रखी, इसको हम इंश्योर्ड अमाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी की अमाउंट को क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड अमाउंट। देयर वॉज एन एवरेज क्लॉज इन पॉलिसी, और यहाँ पे पॉलिसी के अंदर एवरेज क्लॉज भी था। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपके, जिससे आपको इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे।
देखिए इस क्वेश्चन में आपको है ना ग्रॉस प्रॉफिट के रेट की कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इसके बदले में आपको प्रीवियस ईयर के डेटा दे रखे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के डेटा इन्होंने प्रोवाइड करवा दिए, लेकिन आपको क्या नहीं दे रखी है, आपको जीपी की रेट नहीं दे रखी है। तो इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और उससे आपको जीपी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, इसमें अभी बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, इसके सॉल्यूशन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट जो आपको ये बनाना है वो आपको बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर ईयर एंडिंग ये रहेगा आपके 31 दिसंबर 2019। ठीक है, इस डेट को हम बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा आपको बनाना नहीं है, इसमें कम ही टर्म्स आने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा था मुझे 30,600। ठीक है, 30,600 दे रखा और नीचे आपको क्वेश्चन में लाइन दे रखी है द स्टॉक वाज ऑलवेज वैल्यूड एट द 90% ऑफ कॉस्ट। मतलब यहाँ पे आपका जो स्टॉक है वो 90% वैल्यू पे शो कर रखा है। तो अभी हमने एक रूल देखा था कि जब भी स्टॉक उसके कॉस्ट वैल्यू से कम या ज़्यादा पे शो कर रखे हो तो उन्हें उनकी एक्चुअल प्राइस पे शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ये 30,600 है, ये 90% के बराबर वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हमें 100% वैल्यू पे यहाँ पे शो करना है। तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34,000 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखनी है परचेज़। तो देखिए परचेजेज जो है वो आपको दे रखी है कितनी, 1,22,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,22,000। फिर बात करते हैं, हमें सेल्स भी दे रखी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय सेल्स। ठीक है, बाय सेल्स अब देखिए कितना दे रखा है हमें, 1,80,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,80,000। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं आगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखिए आपको दे रखा है 27,000। अब इस 27,000 को भी इसकी एक्चुअल प्राइस पे लिखना पड़ेगा, ये भी 90% के बराबर दे रखा है। तो डिवाइडेड बाय 90 और इंटू करोगे 100 तो आपके 100% वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो 100% वैल्यू है वो है 30,000। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें हमने लिख दी जो हमें दे रखी थी, सेल्स, परचेज और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए बैलेंसिंग फिगर से आपके क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से। अब देखो इसकी टोटल लगाएंगे हम, टोटल जो आ रही है वो ऑब्वियसली इस साइड की ज़्यादा रहेगी, तो इसकी ज़्यादा आ रही है, 2,10,000 आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,10,000। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम 2,10,000 सिमिलर रहेगी तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। बैलेंसिंग फिगर से ये चीज़ आ जाएगी, तो ये चीज़ देखो कितनी आएगी बैलेंसिंग फिगर से, ये 54,000 आएगा आपकी ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो 54,000 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए होगा क्या, आपने जीपी पता कर लिया, कौन से, पिछले साल का। ठीक है, पिछले साल का जीपी पता क्या है और इससे हम इस साल की रेट की कैलकुलेशन करना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें वर्किंग नोट में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख दूँगी मैं, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, क्योंकि हमें सेल्स के ऊपर इसकी रेट चाहिए, क्योंकि हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे तो हमें जीपी लिखना होगा। तो हम यहाँ पे सेल्स पे इसकी रेट निकाल देते हैं। तो देखिए इसकी सेल्स पे रेट निकालेंगे तो कैसे आएगी, 54,000 की अगर हम रेट निकालना चाहें किस पे, 1,80,000 पे, तो ये कितना परसेंट आता है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 30%। तो मतलब ये 30% है ऑन सेल्स। जीपी क्या रहता है, 30% ऑन सेल्स रहता है। तो ये बात हमने यहाँ से पता कर ली। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये स्टेप नंबर फर्स्ट, या स्टेप नंबर फर्स्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारा जो बेसिक वर्किंग नोट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आगे क्या करना है। तो आगे देखिए आपको करना होगा, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट।
इसको हम देखिए कब से कब तक बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे 1 जन 2022। आपके आग कब लगी थी, 15 अक्टूबर को लगी थी, तो 15 अक्टूबर 2020 तक हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बनाते हैं इसको। ज़्यादा बड़ा आपको बनाना नहीं है क्योंकि इसमें भी ज़्यादा टर्म्स आने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना है 2 ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हमें दे नहीं रखा, यहाँ पे हम सिर्फ 2 चीज़ें दे रखी है हमें। एक तो क्या दे रखा, Jan to 14 अक्टूबर आपको सेल्स, और एक परचेज, 2 चीज़ें दे रखी। तो ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। और दिमाग क्या लगाएंगे कि जो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट अभी हमने बनाया उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक था वही इसका क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कितना था, 30,000। तो ये क्या हो जाएगा इसका ओपनिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर हमें परचेज़ की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 परचेज़। ठीक है, और परचेज़ की इंफॉर्मेशन है, परचेज़ कितनी दे रखी है, 1,40,000 परचेजेज होगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपके 1,47,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,47,000। सिमिलरली आपको सेल्स भी दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, और सेल्स आपको कितनी दे रखी है, 1,50,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब आपको जीपी आपको लिखना है यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कि कितना होता है, एट द 30% ऑन सेल्स। ये सेल्स का 30% होता है, तो आपकी सेल्स आपके सामने है 1,50,000, तो 1,50,000 का आप क्या करोगे, 30% करोगे। तो देखिए 30% हम जब करेंगे तो कितना आएगा, 1,50,000 का ये आएगा 45,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 45,000। अब ये सारी चीज़ मैंने लिख दी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, कि फायर की डेट को आपके पास कितना स्टॉक था वो यहाँ पे अब आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या, अब देखो इसकी टोटल, अब इस साइड की टोटल थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इस साइड की टोटल देखिए हमारे पास 2,22,000 आएगी, तो मैंने लिखा 2,22,000, और ये भी 2,22,000 रहेगी। अब 222,000 में से अगर 150 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, 72,000 आएगा। ठीक है, तो अब हमने ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन आपके पास स्टॉक कितना था, 72,000 का था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड नंबर स्टेप क्या था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेकेंड, या ऐसे ही डायरेक्ट लिख देती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक का लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए स्टॉक का लॉस कितना हुआ है ये पता करने के लिए हमने क्या देखा था, एस्टिमेटेड स्टॉक। देखो वही फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। फार्मूला क्या है, वो जनरल ही है। देखिए एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब डेट ऑफ फायर आपके पास कितना स्टॉक था, तो ये था 72,000 का था। और इसमें से आपको लेस करना है, लेस क्या करना है, लेस करना है साल्वेज स्टॉक। ठीक है, लेस करेंगे हम साल्वेज स्टॉक। तो देखिए साल्वेज स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दे रखी है कि कितना था साल्वेज स्टॉक, मतलब बचाया हुआ माल कितना था, 18,000। तो इसका मतलब आपको लॉस कितना हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का कितना लॉस हुआ है, तो देखिए स्टॉक का हमारे लॉस हुआ है 54,000 का। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये सेकंड कैलकुलेशन हो गई कि लॉस कितना हुआ है स्टॉक का। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, अब देखो बात क्या है, अब बात यह है कि आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है, मतलब पॉलिसी कितने की ले रखी थी आपने, पॉलिसी ले रखी थी इसमें 63,000 की। ठीक है, तो 63,000 की आपने पॉलिसी ले रखी थी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंश्योर्ड अमाउंट। इंश्योर्ड अमाउंट जो है आपकी
वो कितनी है 63,000 है, ठीक है। और जो इंश्योरेबल अमाउंट है, इंश्योरेबल अमाउंट वो आपके क्वेश्चन में है 72,000। जो अभी हमने एस्टिमेटेड स्टॉक निकाला है वही हमारे क्या है इंश्योरेबल अमाउंट है। तो ये दोनों चीज़ें दे रखी है। और साथ में क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इसमें क्या था, एवरेज क्लॉज था। तो देखो एवरेज क्लॉज अगर नहीं भी बोला होता तो भी इस चीज़ से पता चल रहा है कि हमारी जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो इंश्योरेबल अमाउंट से क्या है, कम है। मतलब पॉलिसी कम की ले रखी थी जबकि स्टॉक इनके पास ज़्यादा पड़ा था। तो यहाँ पर अगर एवरेज क्लॉज नहीं भी कहा हुआ होता क्वेश्चन में तो भी हम क्या करते हैं, एवरेज क्लॉज लगाते हैं, ठीक है। अब एवरेज क्लॉज लगाएंगे तो हमें फॉर्मूला लगा के अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ क्लेम का हम फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट ऑफ क्लेम, उसका फॉर्मूला था लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट, ठीक है, या पॉलिसी वैल्यू अपॉन इंश्योर्ड अमाउंट। तो देखिए आपको स्टॉक का लॉस कितना हुआ, हमें लॉस हुआ है 54,000 का, ठीक है। इनटू करते हैं हम इंश्योर्ड अमाउंट, मतलब कितने की पॉलिसी ले रखी है आपने, 63,000 की ले रखी। और इंश्योरेबल अमाउंट कितना है आपका, कितना होना चाहिए, 72,000। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपकी क्या रहेगी, अमाउंट ऑफ क्लेम रहेगी, ठीक है। तो देखिए अमाउंट ऑफ क्लेम आपके पास फिर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 47,250। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 47,250 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपके क्या है, क्लेम की अमाउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस में आपको क्लेम की कैलकुलेशन करनी है स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो ये था हमारा इंश्योरेंस का जो लॉस ऑफ स्टॉक है। तो इस आगे के जो टॉपिक रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।